अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान और कतर की सालसी में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो हमने देखा गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो है वो बड़े खुश उसलूबी के साथ तय पा गया। और जो ख़बरें थी वहाँ से कि एलामिया जो जारी हुआ है उसके मुताबिक मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे। पाकिस्तान की जो लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, सिविल और अस्करी दोनों तरफ से ये कहा गया कि मुज़ाकरात के अंदर पेश रफ्त जो है वो बड़ी खुशाइंद रही। इस हवाले से ईरानी वफ़द जो था उसने भी नो डाउट एक आध तल्ख बात की, वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद। आपको पता है ट्रंप जो है वो इसी मौके के ऊपर ही जो है कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं ताकि एक इंप्रेशन दिया जाए। लेकिन इरानियन जो है उन्होंने कहा कि हम अमरीकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते और किसी तौर से इससे मरूब नहीं होंगे। बीबीसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया इस हवाले से कि वो कमरे में तो मौजूद थे लेकिन कैमरे में मौजूद नहीं थे। उन्होंने ना मुसाफा किया, हाथ नहीं मिलाए, और उसकी रीज़न समझ आती है मैनाब के हवाले से। जिस तरीके से वहाँ 160 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं शहीद हुई, और उसके बाद ईरान के अंदर एक एंगर है, गुस्सा है, एक पब्लिक मेल्टडाउन है, एक आउटरेज है। बल्कि ईरान क्या पूरी दुनिया के अंदर ये आउटरेज है कि जिस तरह ऑटोनोमस वेपन के थ्रू वो क्लॉड एंथ्रोपिक को इस्तेमाल करते हुए 2015 की इमेजरी के तहत आईआरजीसी के क्वार्टर के साथ उसको तस्वुर करते हुए जिस तरीके से मारा गया टोमाहॉक मिसाइल के थ्रू है, तो वो चीज़ अभी तक रेजोनेट कर रही है। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब ये मुज़ाकराती वफ़्द आया था बाकर कालिबाफ की क़यादत में, तब भी उन छोटी बच्चियों से मुतल्लिक उनकी तस्वीर वो लेके आए थे। तो यही चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती नज़र आती है। नो डाउट एक ट्रस्ट डेफिसिट तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। व्यूअर्स, इस पूरे 24 घंटे के अंदर 12 घंटे जो हैं वो मुज़ाकरात किए गए। एक मैराथन जो है वो नेगोशिएशन का पूरा प्रोसेस था जो हमने देखा। और उसके बाद जो की टेक अवेज़ हैं हम उसके ऊपर आते हैं कि उसके बाद क्या तय पाया। सबसे पहली चीज़ जो कि ईरान जो है जिसके ऊपर मुसिर था कि ये जो एमओयू साइन किया गया है, 14 निकाती जो एजेंडा था जिसके अंदर पहला नुक्ता जो है इट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि वो पहला नुक्ता क्या है कि इमीडिएट, और दूसरा परमानेंट जो सीज फायर है जिसके अंदर जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर उसे मेक श्योर किया जाए। अब लेबनान का महाज हमने देखा कि वो अभी तक गर्म है। नो डाउट अभी पेशरफ्त हुई है, उसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट किया गया अमेरिका की तरफ से और वहाँ सीज फायर की बात हो रही है। क्या ये वाकई जेन्युइन किस्म का सीज फायर है? नवंबर 2024 से अब तक 1200 से जायद जो है ग्रॉस वायलेशन कर चुका हुआ है इस सीज फायर की इजराइल है। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो 600 किलोमीटर से जायद, तकरीबन रफली जो फिगर जो है वो बताई जा रही है 602 स्क्वायर किलोमीटर इजराइल अंदर जा चुका हुआ लेबनान के अंदर है। और वो इंटरनेशनल बॉर्डर से तो कहीं आगे चला गया हुआ है। तकरीबन 6% लेबनान जो है उस पे उसने इस वक्त कब्जा कर रखा हुआ, एक बफर जोन बनाया हुआ उसने नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान के दरमियान है, और उसे बैकआउट करने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर किस तरीके से मामलात डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे? और इसराइल का मानना यह है कि ये हिस्सा जो है अब हमारी टेरिटरी का पार्ट है। अभी हम देखते हैं दोनों तरफ जो है वो फायर पार उस तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन इसराइल से उनके नफेरियस डिजाइन से, उनके अल्टेरियर मोटिव से तो कुछ बैद नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ के ऊपर हमें मुश्तरका एलामिया में नजर आती है वो ये है कि 60 रोजा जो ये विंडो रखी गई है नेगोशिएशन की, उसमें एक रोड मैप पे इत्तफाक किया गया जिसके तहत आला सतह की कमेटी बनाई गई हुई है, हाई लेवल कमेटी है। अब उस कमेटी का काम क्या है? वो डिज़ाइन की गई है कि फर्दर जो नेगोशिएशन है उसके अंदर वो सपोर्ट करेगी, और जो नेगोशिएटर्स हैं बाकर कालिबाफ और जो दूसरी तरफ जेडी वैंस की टीम है वो बाकायदगी से उनको रिपोर्ट करेगी, और उसके अलावा जो वर्किंग ग्रुप्स हैं जो उसके तहत काम करेंगे वो उसको लीड करेंगे। फिर डायरेक्ट की जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि आप नाए हुरमस के अंदर जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनकी मनूवरिंग, वहाँ से उनका ट्रांजिट जो है वो स्मूथली हो जाए, और कोई वहाँ पे अनटूवर्ड सिचुएशन, कोई नाखुशगवार हादसा ना, वहाँ पे कोई ऐसा वाकया ना हो, और अगर हो तो उसके हवाले से कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो पहली दफ़ा डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्टेब्लिश किया गया। और फिर यही जो कमेटी है ये फोकस करेगी न्यूक्लियर मामलात के हवाले से, जो सैंक्शन रिलीफ हैं उन चीज़ों को वो देखेगी, ओवरसी करेगी, और उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप इसके तहत जो है वो काम करेगा। नो डाउट ये बड़े मच नीडेड स्टेप्स थे विच डेफिनेटली needed to be taken well before time, लेकिन अच्छा है देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। अब इस सारे मामले के अंदर अगला जो दौर है वो कहा जा रहा है कि टेक्निकल नेगोशिएशन जो है अभी स्टार्ट होंगी, और वो अगले 2 महीने की जो विंडो है उससे भी आगे स्ट्रेच करेंगी। ईरान का वफ्द वो वापस आ चुका हुआ 24 घंटे के बाद, अब आगे की तरफ मामलात जाएंगे। देखें, ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ईरानी वफ्द अभी भी समझता है कि पिछले साल आपको याद होगा 13-14 जून को इन्होंने अटैक किया था, और मुज़ाकराती अमल का छठा दौर जो है वो ओमान में जारी था। अब 1 साल बाद उसी जून के महीने में मुज़ाकरात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन बार बार जो है इराक़ची हवाला दे रहे हैं
कि अगर लिटमस टेस्ट, अगर ये टेस्ट केस के ऊपर देखा जाए, जो अभी बात की गई है, इसी जॉइंट जो डिक्लेरेशन आया, जो मुश्तरका एलामिया आया पाकिस्तान कतर की तरफ से, उसमें डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने की बात की गई है, जिसका एक काम है कि वो इजरायली ऑपरेशन के हवाले से मामलात को मॉनिटर करेगा। अब अब्बास अराक्ची जो है वो कहते हैं कि नो डाउट ये लिटमस टेस्ट है, अगर वाकई जेन्युइन एस्पिरेशन है अमन के हवाले से खित्ते में अमेरिका की, तो वो इजराइल जो है उसका हाथ पकड़े, उसको रोके, उसे रिस्ट्रेंट करने के ऊपर जो है प्रेशराइज करे। इसमें कोई शक नहीं, इजराइल और लेबनान बराह रास्त इस मुज़ाकराती अमल का पार्ट नहीं है, लेकिन सीज फायर जो है, जो इसकी क्लॉज 1 है, उसके तहत जो है वो एक्सटेंड किया गया ईरान से बाहर हॉरिजेंटली जो है इस फ्रंट के ऊपर भी, और अमेरिका ने इसे तस्लीम किया। दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले माह भी जिस तरीके से डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए, अमेरिका की गवर्नमेंट जो है ट्रंप इंतज़ामिया के ज़ेर असर वहाँ पे 29 तारीख को, 29 मई को पेंटागन के अंदर लेबनान और इजराइल की जो मिलिट्री क़यादत है उसके भी डायरेक्ट वहाँ पे मुज़ाकरात हुए। और हिजबुल्लाह जो है वो तो बड़ी क्लियर है इस हवाले से, अगर आप अटैक करेंगे बैरूत के सबब्स में, बैरूत की बिल्डिंग्स के ऊपर करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि एक बंदे को हंट करने के लिए पूरी बिल्डिंग जो है आप उसे डिमोलिश नहीं कर सकते। देखें ये सारी चीज़ें लेबनान भी देख रहा है, इर्द गिर्द के ममालिक भी देख रहे हैं, दुनिया भी एट लार्ज देख रही है, ईरान भी देख रहा है। तो ईरान इस चीज़ के ऊपर आज खड़ा है कि खित्ते में जो उनकी बालादस्ती है, देखें ईरान रीजनल लीडर है, अगर किसी को इस बात के ऊपर यकीन नहीं था तो वो अभी देख ले, इस डॉक्यूमेंट को देख ले कि ईरान रीजनल लीडर होने के नाते एक वीटो पावर रखता है यहाँ के ऊपर है, कि वो किसी सूरत में लेबनान के अंदर इस तरीके की एस्केलेशन नहीं होने देगा कि उसकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री जो कि यूनाइटेड नेशन जिसको तस्लीम करता है, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उसे इंडोर्स नहीं करता। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इजराइल हैज़ बीन डूइंग। तो वो कहता है अगर कुछ ऐसा होगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आईआरजीसी का अल कुद्स विंग जो है उसने ये चीज़ बता दी है कि अगर आप 2000 के अंदर जब आपने विड्रॉल किया था उसी जगह के ऊपर वापस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर ना गए और अमेरिका ने इनको फोर्स ना किया, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर मुज़ाकराती अमल आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। अमेरिका में अब यही गुफ्तगू हो रही है कि अमेरिका के इजराइल के साथ फ्यूचर रिलेशनशिप जो है उनकी नोयत क्या होगी। इसमें कोई शक नहीं, जेडी वैंस हैज़ बिन वेरी वोकल। अगर हम देखें सीबीएस को इंटरव्यू के अलावा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने साथ दिया है, इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें तो इस चीज़ पे शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर मैं वहाँ पे मिनिस्टर होता तो मैं कभी अमेरिका के सदर के साथ जो है इस तरह का रवैया ना इख्तियार करता जिस तरीके से वहाँ से अपना बयानात आ रहे हैं। और नेतन्याहू से मुतल्लिक भी उनका यही कहना था कि उस लीडरशिप को और इसराइल को शुक्रगुजार होना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब आप इंटरनेशनल पर आए हैं, कोई आपसे बात करके राज़ी नहीं, कोई मुसाफा करने को रीजन में तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिकन सदर जो है वो इस कॉस्ट को बेयर करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नो डाउट G7 के अंदर जिस तरीके से बातें की इजराइल से मुतालिक, ये बयानात का तसलसल हमें समझ आता है, इट मेक्स मच सेंस है, लेकिन क्या ये पॉलिसी में ट्रांसलेट हो रहा है? इट इज़ येट टू बी असर्टन। ये तो अभी तय होना बाकी है कि ये चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्ट करती नजर आएंगी हमें पॉलिसी लेवल के ऊपर। कांग्रेस जो है इस पूरे माहदे को लेके जो है वो बड़ी नाखुश नज़र आती है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने कहा हमारे सामने इसको पेश किया जाए और जस्टिफिकेशन दी जाए कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तय किए गए थे वो क्या इसके अंदर हल किए जा चुके हुए हैं। जेडी वैंस का कहना यह है कि ईरान को जो उनकी ऑयल सेल्स के हवाले से उनकी पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं और जो इससे मुतल्लिका दीगर डेरिवेटिव्स हैं उसके लिए जो वेवर चाहिए उसके लिए कांग्रेस का अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था 2015 में कांग्रेस ने जो रिव्यू एक्ट जो है ईरान से मुतल्लिक बनाया था उसके अंदर उनके पास काफ़ी गुंजाइश है सैंक्शंस वेवर जो है उसको होल्ड करने की। लेकिन इससे मुतल्लिक अमेरिका की ट्रंप इंतज़ामिया क्लेम करती है कि हम वो वेवर दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट को देखें तो डॉक्यूमेंट की जो 13 क्लॉज है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है, कंडीशनैलिटी के ऊपर है कि अगला मुज़ाकराती जो अमल है वो कंडीशनल है उन 5 जो क्लॉजेज़ हैं जब तक उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए ये ऑटोमेटिकली मुआहदा करने से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये करना पड़ेगा, इनकी इन्फोर्समेंट है। जो आर्टिकल 1 है मैंने अभी आपको पहले बताया इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर तमाम फ्रंट के ऊपर है। चौथा पॉइंट जो है अमेरिका नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करेगा, कोई इम्पेडिमेंट वहाँ के ऊपर इस हवाले से नहीं होगी। और उसके बाद जब फाइनल डील हो जाती है तो व्यूअर्स वहाँ से वो प्रॉक्सिमिटी के अंदर जितना नेवल आर्मेडा अपनी फ़ौजी जो उनकी वहाँ के ऊपर मौजूदगी है उसको मरहलावार जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म कर देगा।
फाइनल डील के 30 दिनों के अंदर अंदर है। और पांचवा जो पॉइंट है, जो ऑफ कोर्स ईरान के एंड पे ईरान इसको मेक श्योर करेगा कि वो जो सेफ पैसेज है यहाँ से टैंकर्स का, वेसल्स का, उसको मेक श्योर करेगा। और उसके हवाले से कोई टेक्निकल वहाँ के ऊपर मामलात हैं उसके लिए वो ओमान के साथ रब्ता करेंगे, दीगर जो गल्फ़ की रियासतें हैं उनके साथ मिल के जो फ्यूचर का एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है इसका सारा मामला अब नाए हुरमस का, उसको तय करेंगे। और फिर नो डाउट वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे, ईरानी क़यादत जो है, कि जो भी फैसला हो वो इन लाइन हो इंटरनेशनल जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो, लेकिन जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके जो सॉवरन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी अपनी जगह पे मौजूद हो। उसके बाद जो 10th क्लॉज है वो कहती है कि जो सैंक्शंस हैं वो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसे टर्मिनेट कर देगा। वो सैंक्शन जो मुतलका हैं ईरानी ऑयल के मार्केट में आने से मुतल्लिक है। ऑफ कोर्स जब वो ऑयल आएगा तो फिर उसकी जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग चैनल्स हैं, उसको देखना पड़ेगा, उसकी लॉजिस्टिक्स को, और फिर उन जो टैंकर्स हैं उनकी इंश्योरेंस से मुतल्लिक भी मामलात हैं। तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट जो है वो ऑथोराइज करेगा वो सैंक्शंस का वो वेवर। 11th पॉइंट है जो कि क्लॉज है वो बात करती है वो फ्रोजन और जो रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स हैं। देखिए अभी कतर मुज़ाकरात के अंदर मौजूद था, $6 बिलियन कतर जो है प्रोवाइड करेगा। और इसी मामलात के तहत बाकर कालीबाफ जो हैं, जब गुज़िश्ता माह वहाँ पे टच डाउन उन्होंने किया था दोहा में, तो उनके गवर्नर जो स्टेट बैंक है वो वहाँ के ऊपर मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं, मामलात आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो क्रूशल फेज़ है वो अब आ चुका हुआ है जिसके अंदर टेक्निकल सतह के मामलात हैं। अब 60 दिन की विंडो शायद काफ़ी ना हो, अगर 20 महीने लग गए थे तो उसके लिए खबरें यही हैं कि शायद इसको मज़ीद स्ट्रेच कर दिया जाए, वहाँ के ऊपर है जितना टाइम लगेगा। लेकिन जो चंद एक पॉइंट है जो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, उसमें एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका के लिए तो जंग ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन क्या इसराइल इस बात के ऊपर इत्तेफाक करता है? व्यूज़, आयरॉनिक सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग की तोसी के हक में नहीं, प्रोटेक्टेड वॉर वो कभी चाहते नहीं थे। अगर जंग को मजीद परसू करेंगे तो उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ेगी, वो डैमेज हो सकते हैं। लोअर हाउस उनके साथ नहीं, अपर हाउस में आवाज़ें आना शुरू होगी हुई हैं। अगर ट्रंप जो है ये इलेक्शन नवंबर के जो 3 नवंबर को होने वाला है उसको हारती है उनकी पार्टी है, तो उनकी तो इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 25 को इन्वोक करने की बातें हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन ठीक उसी टाइम पे जो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर सूट करती है नेतन्याहू को ये पॉलिसी कि वो जंग का जो दायरा कार है और जो दायरा इख्तियार है उसको बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि वहाँ के ऊपर जो है इस चीज़ को आप कैश कर सकते हैं। ये सेम नरेंद्र मोदी वाला मामला है, एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है, एंटी मुस्लिम जो नैरेटिव है, आप उसको शेप करके वहाँ के ऊपर वोट जो है बैंक को उसको इंटैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वोट जो है वो गेन कर सकते हैं वहाँ पे। और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन सीइंग राइट नाउ इन इसराइल, कि इसराइल का गवर्नेंस मॉडल भी यही है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों तरफ सूरत हाल जो है वो यही है। नफ्ताली बेनेट आएंगे तो वो भी यही मामलात को परसू करेंगे, आगे की तरफ है। और यही चीज़ जो लेबनान और सीरिया के अंदर नेतन्याहू ने किया। और नेतन्याहू अगर इलेक्शन हारते हैं तो फिर नेतन्याहू जो है जेल जाएंगे करप्शन के मुकदमात की वजह से। अब वो ज़्यादा देर इस प्रिटेक्स्ट को, इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवाज़ घड़ा हुआ था उनकी जो गवर्नमेंट है कि नेतन्याहू जो है उन्हें एग्जम्पशन दी जाए, वो अदालती कार्रवाई का सामना नहीं कर सकते क्योंकि मुल्क जो है वो हालते जंग के अंदर है। तो नेतन्याहू को ये भी खतरा है। तो क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको इतना बड़ा डंड डालेंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की पॉलिटिकल कॉस्ट को बियर कर सकते हैं? जहां पे खबरें ये हैं कि जेरेड कुशनर जो हैं वो दामाद तो ट्रंप के हैं, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं वो नेतन्याहू के बडी थे। और नेतन्याहू मौसम गर्मा की छुट्टियां जो हैं वो न्यूयॉर्क में इनके घर मनाते थे। और इवानका ट्रंप और जो जेरेड कुशनर की मुलाकात कराने के अंदर भी जो इजरायली लॉबी मुलविस थी, उसके अंदर भी नेतन्याहू का कलीदी किरदार है। अब देखना यह है कि ये बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस के अंदर क्या चॉइस है जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्जॉस्ट करते हैं। अभी तो ये लग रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को जिस तरह रोका हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि नेतन्याहू कुछ ऐसा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क के अंदर ये इलेक्शन भी हार जाएं, और जो एक सर्टन नैरेटिव शेप करने में ईरान कामयाब रहा है वो भी जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आए, या उसको भी तकवीत हो और दुनिया के अंदर एक इंप्रेशन जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एसेट है इसराइल का, या अमेरिका जो है एक प्रॉक्सी है इसराइल की। और ईरान इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर हमें यकसुई के साथ नज़र आता है। उसकी गवर्नेंस की लॉजिक जो है सिर्फ एक है, आप हमारे साथ
अगर लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, अगर आप हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं तो हम आपके साथ उसी सूरत में कमिटमेंट करेंगे। अब अमेरिका और इजराइल से मुतल्लिक मामलात जो हैं वो अगली स्टेज पे जा चुके हुए हैं, जिसमें खबरें यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया, पर्टिकुलरली जेडी वैंस की बात करें जो 2028 में इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और ही हैज़ बीन वेरी वोकल फॉर दैट मैटर। आपको याद होगा पिछले मुसलसल 3-4 महीने में जब भी उन्होंने पब्लिक अपनी अपीयरेंस के अंदर या किसी टीवी इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू की है इजराइल से मुतालिक, तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ के ऊपर जो इरिटेंट एलिमेंट है इस वक्त वॉर जोन के अंदर वो इजराइल है। तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि आगे जो इलेक्शन के मामलात हैं, मेगा बेस है, जो रवायती रिपब्लिकन की आवाम है वहाँ के ऊपर, जो उनके वोटर्स हैं, वो इजराइल को लेके जिस तरीके से आज अपना सोचते हैं, माजी के अंदर उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो जेडी वैंस नहीं चाहते कि किसी सूरत के अंदर ये इंप्रेशन वो पब्लिक कंजम्पशन के हवाले से अपने मुल्क के अंदर दें, और मेरे ख्याल में वो पॉलिसी शिफ्ट की हद तक किसी हद तक रिफ्लेक्ट करने की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, क्योंकि खबर ये है कि बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है इसराइल के अंदर, वहाँ से अमरीकी जहाज़ और अमरीकी फ़ौजियों को वापस जाते हुए देखा गया। देखें, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इसका पता नहीं चलेगा। अगर नेतन्याहू फिर सीज़ फायर की वायलेशन करते हैं और आईआरजीसी का अल कुद्स विंग जिस तरीके से बात कह रहा है, या जिस तरीके से खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने बात की कि हम इजराइल को हिट करेंगे, अगर ये मामला दोबारा जाता है कन्फ्रंट्रेशन की तरफ, तो अगर अमेरिका इंटरसेप्ट करता है उन मिज़ल्स को, और नो डाउट सेंट कॉम उनको उसी तरीके से दफाई लाइन को सपोर्ट करता है या काटते नहीं हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ी ऑब्वियस हो जाएंगी। तो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए इजराइल इस वक्त यहाँ के ऊपर क्रिएट कर रहा है, और नो डाउट हम भी समझते हैं, पाकिस्तानी भी है, रीजनल तमाम एक्टर्स भी समझते हैं जिन्हें लूप के अंदर लिया गया है कि इजराइल जो है उसके लिए ये काबिल भरोसा नहीं, और इजराइल में आवाज़ें आ रही हैं, ये स्ट्रेटेजिक डायलेमा है जो MOU साइन किया गया। अब 4 मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स हैं इस सारे मामले के हवाले से विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, और सबसे पहला ये है कि क्या ईरान जो है उसको परमिशन दी जाएगी यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से। वो क्लेम करते हैं, अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अभी तक बाहर नहीं निकले, और एक थ्रेशहोल्ड जो है जो कि हर कंट्री के लिए है क्लीन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से 3.67%, ये हमारा राइट है, लेजिटिमेट राइट है हमारा। हम अपने मुल्क के अंदर ही करेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट, और किसी सूरत में इससे जो है बैक ऑफ नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से जो वो स्टॉक पाइल है 60%, वो क्या डाउनग्रेड किया जाएगा, क्या उसे डाइल्यूट किया जाएगा, और फिर उसको एक्सेस करने से मुतालिक जो अमेरिकन क्लेम करते हैं कि हम सेंसिटिव साइट्स जो हैं उनको एक्सेस करेंगे। अब माहिरीन, एटमी माहिरीन मानते हैं कि जिस तरीके से पिछले साल B-2 बम्बार्डमेंट वहाँ पे की गई जहाज़ों की तरफ से, अब वो जिस जगह पड़े हुए हैं उस न्यूक्लियर डस्ट को वहाँ से निकालने के लिए 1.5 साल का अरसा दरकार है, और उसके लिए 1000 के करीब जो है अमेरिकन माहिरीन है, या वो जो सारा पूरे का पूरा कंटिजेंट है वो 1000 से कम नहीं हो सकता ये सारा प्रोसेस करने में। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 1000 जो है 500 हो जाए, 100 हो जाए, क्या किसी अमेरिकन को उस जगह के ऊपर ईरानी देखना चाहते हैं कि वो वहाँ से एक्सट्रैक्शन करें? मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन बात है कि ईरान उन साइट्स तक एक्सेस दे। जिस तरह इजराइल डिमांड कर रहा है कि फिर उन साइट्स को डिसमेंटल किया जाए, क्या ईरान इस चीज़ के ऊपर आमादा होगा? ये वो बड़े बड़े सवालात हैं, ये वो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले 60 दिनों के अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं। और फिर जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के हवाले से रजीम इम्पोज किया गया था 2015 के बाद ईरान की कंसेंट के साथ, जिसके तहत 200 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के वहाँ पे इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। लेकिन 2018 के बाद जैसे ही ट्रंप ने इस मुआहदे को अपना ख़त्म किया यूनिलैटरली, तो ऑफ कोर्स वो सारा रजीम भी हट गया। क्या ईरान उस इंस्पेक्शन की इजाज़त देगा इस सारे मामले के अंदर? और फिर सैंक्शन रिलीफ के हवाले से क्या टाइमलाइन होंगी? न्यूक्लियर जो सस्पेंशन है वो 15 साल की, 20 साल की, 10 साल की, 5 साल की, उसका टाइम फ्रेम क्या बनेगा? ये सारे सवालात हैं जो फ्यूचर के अंदर टॉक्स जो हैं उसको शेप करेंगे। लेकिन याद रखें, इरानियन का मानना और कहना ये है कि आप सब कुछ छीन सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स नज़र तो बाहर नहीं आता, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर नॉलेज जो ईरान ने गेन किया है पिछले 3-4 डेकेड्स के अंदर, क्या उसको उनसे छीना जा सकता है एक ऐसे वक्त में जब ईरानी खवातीन वहाँ के ऊपर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं? इसीलिए अगर आपको याद होगा, इस वॉर के अंदर ईरान की साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बम्बार्डमेंट करके इसराइल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद ईरान जो है वो परवेल करता नज़र आता है, और ये सेंस परवेल कर रही है वहाँ के ऊपर कि न्यूक्लियर नॉलेज तो हमसे नहीं छीना जा सकता। तो वहाँ पे जो हार्ड लाइनर्स हैं, याद रखें अली लारेजानी जो है हार्ड लाइनर नहीं थे, याद रखें वहाँ के
रहबर आला जो हैं, रहबर मौज़म जो कि शहीद इमाम अली ख़ामनेई थे, वो तो इस चीज़ के बारे में बाकायदा तौर पे फ़तवा दे चुके हैं 2004 के अंदर, 2003 में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन अभी की लीडरशिप जो है, इस तरह की कोई बात करती हुई नज़र नहीं आती है। अब अगले 60 दिन के अंदर मामलात किस तरफ जाएँगे, डेफ़िनेटली हम इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे और आपको लम्हा-बलम्हा इसकी डिटेल बताते रहेंगे। हम आपको बताएँगे कि बरतानिया, जिसका सूरज दुनिया के ऊपर जो है गुरूब नहीं होता था, जिसने 3 सदियाँ यहाँ पे बरसगीर पे हुकूमत की, वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे सदर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो टिक नहीं रहे और 6 सालों के अंदर 7वां वज़ीर-ए-आज़म वहाँ के ऊपर तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि कायर स्टारमर ने लेबर पार्टी की क़यादत से और वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पे कल आपसे बात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।